ચાલો મિત્રો, હવે ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીનું આગળનું પ્રકરણ જે 10મું છે, ભારત ગૌરવ નામનું કાવ્ય બહુ સરસ છે. આપણે એને લેવાનું છે. હું નૂતન વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ બોલું છું. અને સૌથી પહેલાં આપણે જે કવિ પરિચય છે એને આપણે લઈશું. मैथिली शरण गुप्त नामक इसमें जो कवि है, उस कवि का परिचय पहले हम लेते हैं, फिर बाद में उसका जो भारत गौरव नामक काव्य है बहुत अच्छा देशभक्ति से युक्त है, तो उसको हम देखेंगे. सबसे पहले उसका जन्म सन 1886 ईस्वी सन, निधन सन 1964 ईस्वी सन में है. मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था. बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी. इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई. महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया. राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए. भारत, भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण उन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया. अब आगे जो उसने काव्य दिया है उसके परिचय में हम कुछ देखते हैं. प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया, जिससे 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है. गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है. इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है. इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है. अब देखना यह है कि उसने जो परिचय करवाया है और अपने देश के लिए जो भी रचनाओं के माध्यम से जो पंक्तियाँ उसने दी है उसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं. बहुत अच्छी तरह से उसने वर्णन किया है. हालांकि देश के ऊपर तो बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन सभी की कुछ ना कुछ जो प्रवृत्तियाँ है, व्यक्तित्व है, उसके काव्य से ही उभर आती है. मतलब उसके काव्य से उसका जीवन चरित्र भी दिख जाता है. उसके देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, वह क्या चाहते हैं, वह क्या दिखलाने चाहते हैं, वो सभी उसके पंक्तियों के आधार पर ही दिखाई देता है. तो हम देखते हैं कि इस कवि ने भी राष्ट्र की चेतना जगाने का क्या काम किया है. तो सबसे पहले, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ. मतलब उसने पहले प्रश्न किया है, उसमें उसने जवाब दिया है कि सबसे पहले भूलोक का गौरव, भू मतलब पृथ्वीलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, इस प्रकृति का पुण्य और लीला स्थल कहाँ है, यही प्रश्न हमें कहा. और उसी ने फिर जवाब दिया है कि फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ. क्या कहा कि जहाँ मनोहर गिरि मतलब पर्वत सबसे बड़ा जो यहाँ है, हिमालय बर्फ़ की चट्टान जो सबसे बड़ा माना जाता है, हमारा रक्षक भी है वह, इसलिए गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, और वहीं से भी जो एक नदी बहती है, सरिता बहती है, उसको हम गंगा जी कहते हैं. मातृ का स्थान दिया है हमने नदियों को सभी, तो गंगा मैया इस तरह से हम उसको बुलाने के लिए कहते रहते हैं. तो गंगा एक ऐसी नदी है जो हिमालय से तो आती है, लेकिन फिर भी उसमें क्या वैज्ञानिकता है वो अभी तक संशोधित नहीं हुई. मतलब संशोधन होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा पानी है जिसको हम घर पे एक बोतल में या कहीं पर भी वो रख कर अगर हम सालों तक उसे या वहीं पर छोड़ दें तो वह पानी गंदा नहीं होता. गंगा का जल इतना सरल, स्वच्छ और आरोग्यप्रद है कि वो बिगड़ता ही नहीं है. ज़्यादातर हमारे शरीर में रोग की उपलब्धि कैसे होती है, कोई दूषित पानी पीने से ही ज़्यादा रोग आदि आते हैं. मतलब गंगा पानी ऐसा है जो खुद दूषित ही नहीं होता, तो दूसरों को क्या दूषित करेगी. मतलब गंगा पानी ऐसा है जो मतलब हमारे घर के जो पानी है, अब देख सकते हैं, उसको भर कर रख दीजिए 2 या 3 दिन में तो बिगड़ जाएगा.
उस पर कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आदि सब हो जाएंगे। गंगा जल में ऐसा नहीं होता। तो गंगा जहाँ पर है, हिमालय जैसी चट्टानें जहाँ पर है, वही तो हमारा गौरव का स्थान है। यही कवि हमें दिखाते हैं। आगे कहा है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। सभी देशों में उत्कर्ष मतलब जो प्रगतिकारक संविधानों है, प्रगतिकारक जो व्यक्तित्व वाले इंसान, मतलब प्रगतिकारक जो भी वस्तुएं मिलती है, तो सभी भारत में है। ऐसा कहने के लिए उसने यह प्रश्न किया है। उत्कर्ष है मतलब उसका आगे आने की जो चेष्टा है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। उसने क्या कहा? जो ऋषि भूमि है, प्राचीन काल से हमारी ऋषि परंपरा चलती है। आज भी संस्कारों के नाम पर हम ऋषियों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वह संस्कार ही हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती है। संस्कार से ही हमारा व्यक्तित्व आंका जाता है। मतलब लोग हमारे संस्कार सबसे पहले देखते हैं। किसके पुत्र है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, यह नहीं देखते। उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और वही संस्कृति हमारी ऋषि संस्कृति है। इसलिए उसने इस देश का महत्व बताते हुए कहा है कि यह ऋषि भूमि है, इसलिए वह भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है। वृद्ध भारत कहा, देखो इसने क्यों कहा? क्योंकि सबसे प्राचीन से प्राचीन कोई देश है, प्राचीन परंपराओं को मानने वाला भी कोई देश है, तो वह भारतवर्ष है। इसलिए उसे वृद्ध कहा। जो वृद्ध होता है वो अनुभव से भी श्रेष्ठ होता है। वो जो वृद्ध होता है वो सभी तरह से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बदलाता है। तो संसार का सिरमौर, सबसे ऊपर का स्थान हमारे भारत का है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा पुरातन देश कोई है विश्व में और नहीं है। इसलिए उसने वह प्रश्नार्थ रखकर उसका महत्व बढ़ा दिया। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। उसने क्या कहा है? भगवान की भवभूतियों मतलब भगवान ने ज़्यादातर कोई भी अवतार धारण किया है वो भारत में ही लिया है। देखो इतने सारे अलग अलग देश है। कहीं है किसी के पुस्तक में लिखा कि यहाँ पर कोई राम आए, यहाँ पर कोई परशुराम हुए? नहीं, भारत में हुए। इस तरह से मतलब भगवान को भी कोई ज़्यादातर देश पसंद है, भारत है। यहाँ आने का उसने जो अलग अलग भवभूतियों का स्थान प्राप्त किया, तो यह प्रथम भंडार है। यहाँ ऐसा भंडार कहीं और नहीं है। विधि ने किया मतलब विधि यहाँ ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि का सृजन किया। तो विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। नर मतलब मनुष्य की जो सबसे पहली पीढ़ी कहीं पर भी हुई है तो वह है भारतवर्ष। भारत में सबसे पहली पीढ़ी, क्योंकि हमें कहा जाता है कि सबसे पहला पुस्तक भी ऋग्वेद है और ऋग्वेद भारत में लिखा गया। मतलब सबसे पहले मनुष्य यहीं पर है, या सबसे पहले मनुष्य ज्ञानी हुआ तो भारत में हुआ, यह उसका प्रमाण है। ऋग्वेद आदि जो भी वेद है वो प्राचीन है। सबसे सृष्टि का पहला पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद इसीलिए उसका महत्व आंका जाता है। तो मतलब संस्कृत में है और संस्कृत भारत की एक विशिष्ट प्राचीन भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है। इसीलिए विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। हमारे प्राचीन जो भी लोग थे आर्य लोग कहे जाते थे। आर्य है, द्रविड़ है, ये सभी हमारे प्राचीन संस्कृतियों की उपलब्धियाँ। तो निवासी सबसे पहले आर्य थे। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। कला सृष्टि, कला कौशल्य भी सबसे पहले हमारे भारत में दिखाई देता है। अलग अलग देशों से जो लोग यहाँ आते हैं, इसी के कारण तो आते हैं। यहाँ कुछ देखते हैं, यहाँ कहते हैं कि भाई नहीं यहाँ कुछ है, यहाँ इस भगवान है जो अपने चमत्कारों से भी युक्त दूसरे देश विदेशों को भी वो प्रभावित करता है। तो विद्या, कला, कौशल्य ये सभी भारतवर्ष में है पहले से ही। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, उसकी हम उसकी संतान ही है, लेकिन हम अब आज अधोगति में पड़े हैं। क्यों? हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, हम कल भूल रहे हैं। आज और भविष्य कल बनाने के लिए आज हम जी नहीं पाते, तो जो चला गया है उस कल को हम भूल क्यों जाते हैं? उसको याद करके आज में जीना है कल बनाने के लिए। तो
संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। आज उसके भी कुछ चिन्ह अभी बाकी है जो हमें जताते रहते हैं कि हम भी कुछ है, हमारे पूर्वज जो कुछ भी थे उससे हमें प्रेरणा मिलती है। मतलब उसके चिन्ह आज भी स्थापित है। कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कह सकते हैं कि पुरातन कोई ऐसी सृष्टि, उसकी रचनाएं, कोई राज्य है, कोई पुरातन कोई पुस्तकें, कोई पुरातन ऐसी चीज़ जो हमें कोई प्रेरणा मिलती है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें भी मिलती है प्राचीन, तो हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है कि ऐसा यहाँ पे हुआ है। और वही चिन्ह हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रेरणादायी बन जाता है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आर्य ही थे, वही आर्य थे जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों की सेवा करते थे, दूसरों के लिए मर मिटते थे, देश विदेश के लिए भी जान। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने बारे में कम सोचते थे, दूसरों के ज़्यादा सोचते थे। वे स्वार्थरत, वो स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते, मोह रूपी मदिरा कभी नहीं पीते थे। वो किसी में भी उसने मोह नहीं किया। मोह किया है अपने देश की भक्ति पर, देशभक्ति पर, देश की शक्ति पर, इन सभी पर उसने मोह किया है और उसके लिए उसने अपनी जान भी लुटा दी। इसलिए कहते वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार में सभी लोगों पर उपकार करने के लिए जीते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। निश्चेष्ट मतलब अपने इस तरह से आसन में, मतलब वो शांत होकर कभी बैठ नहीं जाते थे। अब कुछ नहीं, सब हो गया, चलो हो गया, हम अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कभी वह बैठ नहीं है। मतलब बैठकर शांति नहीं पा ली है। हर वक्त, हर दिन, हर पल उसने दूसरों के बारे में सोचा है, कार्य किया है, संघर्ष किया है, और वही हमारे लिए प्रेरणादायी बन जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उसने एक अच्छा काव्य लिखा है। भारत गौरव जो है, वह गौरव हमारे लिए भी बहुत अच्छी गौरव की ही बात है। मतलब इस काव्य को हमारे जीवन में एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। तो इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त का वो भी मानस पटल हमें जानने को मिला, तो बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा। फिर भी इसका जो स्वाध्याय है आपको लिखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। हम फिर